प्रिय प्रशिक्षुओं नमस्कार। मैं प्रेम नारायण एक नए चिन्ह के साथ। अभी तक हमने अनुस्वार पढ़ा हुआ था। अनुस्वार के बाद हलंत की जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे आप सभी को अनुस्वार, हलंत एवं विसर्ग की बेसिक जानकारी है, फिर भी हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छे से थोड़ी आपके सामने चर्चा कर सकें। तो वर्णों के नीचे जो छोटी सी तिर्यक रेखा खींची जाती है उसे ही हलंत कहते हैं। जैसे कि खट्टा और पक्का दो शब्द हैं, इनमें टा के नीचे हलंत लगा है और पा के नीचे हलंत लगा हुआ है। तो इस प्रकार जिन वर्णों के नीचे तिर्यक रेखा या हलंत का चिन्ह लगा होता है वह आधे वर्ण माने जाते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में हल व्यंजन वर्णों को एवं अच स्वर वर्णों को कहा जाता है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण तभी संभव हो पाता है जब उनके साथ कोई स्वर जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर 3 वर्ण लिखे हुए हैं, या कोई भी वर्ण लिख दें व्यंजन वर्ण, उनके नीचे हलंत लग जाए तो उनका उच्चारण करना जटिल हो जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि व्यंजनों का हम शुद्ध उच्चारण कर ही नहीं सकते। उनका उच्चारण तभी संभव हो पाता है जब उनके आगे कोई ना कोई स्वर जुड़ जाया करता है, यानी स्वरों की सहायता से ही हम व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं वो स्वर ध्वनियों की आश्रित ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो इस प्रकार शुद्ध व्यंजन ध्वनियाँ लिखी या प्रदर्शित तो की जा सकती हैं, यानी उनको हम लिख सकते हैं, उनको देख सकते हैं, लेकिन उनका शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। तो उनका सही उच्चारण नहीं हो पाता है, इसलिए स्वरों की सहायता से व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं। लेकिन व्यवहार में, लेखन में इन सब का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों का अंतिम वर्ण में हलंत लगा होना चाहिए, लेकिन हम अज्ञानतावश वश नहीं लगा पाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर कुछ शब्द दिए गए हैं, श्रीमान, राजन, धनवान, बलवान। इन सभी शब्दों के अंत में हलंत चिन्ह लगा हुआ है और यही शब्दों का शुद्ध रूप भी है। ऐसे ही शब्दों का प्रयोग हमें लिखने में करना चाहिए। तो इसके बाद विसर्ग का भी अध्ययन कर लेते हैं। वो भी कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बड़ा ही सरल है। तो विसर्ग का चिन्ह आप सब जानते हैं, जब किसी वर्ण के आगे 2 बिंदु लग जाते हैं तो उसे ही विसर्ग कहते हैं। और विसर्ग का उच्चारण हिंदी वर्णमाला में आए हुए हा की तरह होता है। जिस प्रकार हा को बोलते हैं वैसे विसर्ग को भी बोलते हैं, यानी ह और विसर्ग का उच्चारण एक ही है। तो इनका उच्चारण स्थान भी एक ही है। यहाँ पर 2 शब्द दिए हुए हैं, रामः पठति, अश्वः धावति। तो ये जो 2 बिंदु यानी विसर्ग हैं उनका उच्चारण ह है। तो विसर्ग हिंदी एवं संस्कृत भाषा का एक महत्वपूर्ण चिन्ह है। विसर्ग का प्रयोग हिंदी भाषा में ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन संस्कृत भाषा में विसर्ग का प्रयोग जगह जगह पर ही मिल जाएगा। यानी विसर्ग लगने से भाषा में चारुता सी आ जाती है। हिंदी में भी कुछ बहुप्रचलित शब्द होते हैं जो प्रायः लिखे जाते रहते हैं, जैसे दुख, प्रातः, प्रायः, निसंदेह, अंतःकरण, प्रातः काल, दुःशासन, अंतःपुर आदि। इसके अलावा भी विसर्ग का अपना विशेष महत्व है। तो हिंदी भाषा में कभी कभी विसर्ग का प्रयोग किसी व्यक्ति, किसी रचना, किसी शब्द, किसी स्थान की विशिष्टता के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, जैसे कि विज्ञान, वरदान या अभिशाप। विज्ञान के आगे विसर्ग चिन्ह लगा हुआ है, ये विज्ञान शब्द की विशिष्टता को प्रदर्शित करता है। बिहारी सतसई एक मूल्यांकन। तो बिहारी सतसई के बाद जो विसर्ग है वो बिहारी सतसई पर जोर डालता है। कोरोना एक वैश्विक महामारी। तो जो कोरोना है समसामयिक शब्द है, यह वायरस है। तो कोरोना के आगे जो विसर्ग लगा हुआ है कोरोना शब्द की विशिष्टता को प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं जिनका प्रयोग
हम दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में करते रहते हैं। तो इन सब बातों की हमें जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार हिंदी का अध्यापक होने के नाते, हिंदी का छात्र होने के नाते इन सामान्य सी बातों की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो अनुस्वार हो या विसर्ग हो या हलंत हो, उनका सही प्रयोग, वाक्यों में उनका सही उच्चारण, उनका वाचन बहुत ही ज़रूरी है। यदि एक अध्यापक शुद्ध वाचन, उच्चारण और लेखन करेगा तो उसका लाभ छात्रों को अवश्य ही मिलेगा। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आपको इन तीनों चिन्हों के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई है और इसका लाभ बच्चों को ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।